जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का परसों और कल एग्जाम हुआ था टीजीटी का। तो आज मैं टीजीटी का आंसर की आप लोगों को दूंगा। जैसे टीजीटी में मैं विशेष रूप से आज भूगोल का आंसर की बताऊंगा, और भी व्याख्या सहित। एक पेपर है, कल दिया गया था, एक मेरे बगल में भाई दिए थे पेपर, तो उन्हीं का पेपर मैं लिया हूँ और इसी पेपर से आपका पूरा भूगोल सॉल्व कराऊंगा। और वैसे केवल टिक ही मारते नहीं जाएंगे, बल्कि उसकी व्याख्या भी करते जाएंगे कि आखिर ये आंसर है तो क्यों है ना। तो इस तरह से जो आपके मन में डाउट होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी चीज है कि आपका आंसर सही सही बताया जाएगा। जहां मुझे कंफ्यूजन रहेगा मैं बता दूंगा कि इस ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो मैं उस ऑप्शन को छोड़ दूंगा, बल्कि लेकिन गलत नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है। ये सीरीज फ्रेंड्स सी का मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आपका जो भी सीरीज हो उससे आप प्रश्न मिला लीजिए। दो चार 10 क्वेश्चन आगे पीछे होगा, एक दो पेज आगे पीछे होगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो आप ये क्या है, ये दक्षिण भारत का मैप है, यहाँ बनाता हूँ। ये दक्षिण भारत का क्या है फ्रेंड्स, ये मैप है। तो दक्षिण भारत के मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक केरल राज्य है। तो इसी केरल राज्य पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है अलेप्पी बंदरगाह। तो आपका सीधा सा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा, मैं चारों ऑप्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि चारों ऑप्शन बताने का या व्याख्या करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। 63 प्रश्न है भूगोल का। अगर सारे प्रश्नों का मैं सारे ऑप्शन का अगर व्याख्या करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो इसलिए मैं केवल और केवल आंसर बताते हुए चलेंगे, वो भी व्याख्या के साथ। तो अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी केरल राज्य हो जाएगा। आप मैप से भी समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव विज्ञान, मानव भूगोल, ह्यूमन मतलब मानव भूगोल ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है। मतलब ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल पर जो ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी गई है, यह पुस्तक किसने लिखी है, यह लेखक पूछा गया है। तो DM स्मिथ द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। तो आपका प्रश्न नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, गारो राजमहल विदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था। क्या गारो राजमहल विदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक राज्य है जिसे कहा जाता है मेघालय। क्या, मेघालय। तो मेघालय में आप देखेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां पाई जाती है। तो यहीं पर क्या है, गारो है। और यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में राजमहल की पहाड़ी है। तो इसी गैप को कहा जाता है मालदा गैप। यह जिसके द्वारा निर्माण हुआ है, यह गैप, राजमहल अलग हुआ है, गारो अलग हुआ है, उसे कहा जाता है अंधभ्रंश। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, अंधभ्रंश कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। तो एकाकी ग्रामीण बस्तियां, तो ये दक्षिण भारत है। यहीं पर एक सह्याद्री की पहाड़ी है। क्या है फ्रेंड्स, यहीं पर एक सह्याद्री की पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर कुछ मानव यानी जनजाति जाकर वहां पर निवास कर रहे हैं, एक बस्ती बना रहे हैं, उसी को एकाकी ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। तो यह कहाँ पर है, सह्याद्री पहाड़ी पर है, या सह्याद्री के उच्च भागों पर है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो जैव विविधता के लिए जो संरक्षण किया जाता है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पशु दिया गया है, पशु एवं पौधे दिया गया है, और जीव दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो पशु की भी सुरक्षा की जाती है, संरक्षण की जाती है, और उसके साथ ही साथ पौधे के भी संरक्षण किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो भी जीव जंतु हैं वो सभी के सभी जीव जंतुओं के क्या संरक्षण किए जाते हैं जैव विविधता के माध्यम से। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो जीव का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप देखेंगे तो पुस्तक एक दी गई है, आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर जो टोइट दिया गया है, तो टोइट के स्थान पर है ट्वीट। क्या है फ्रेंड्स? टोइट के स्थान पर है ट्वीट, शुद्ध नाम है, लेकिन उसमें लिखा गया है टोइट। तो टोइट ये गलत है, लेकिन फिर भी ऑप्शन में अगर टोइट दिया गया है ट्वीट के स्थान पर, तो यही ऑप्शन सही माना जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, मतलब मानसून शब्द जो है वो किस भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो इसमें ऑप्शन अरबी है, हिंदी है, स्पेनिश है, आंग्ल है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अरबी भाषा से जो मानसून शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये 7 प्रश्न हो गए। 8वां प्रश्न है, ब्रूसमैन होटेंटाट प्रजाति संबंधित है। तो ये प्रजाति निग्रायड प्रजाति से संबंधित है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर ए? तो निग्रायड से संबंधित है। किससे? निग्रायड प्रजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का क्या कारण है? तो मैंने पिछले ही क्लास में बताया था दिन रात के बारे में, पृथ्वी की परिक्रमण और परिभ्रमण को अच्छे से डिटेल से बताया था। जो लोग पढ़े होंगे बहुत ही आसानी से इसका आंसर लगा दिए होंगे। तो इसका कारण मुख्य रूप से यह है फ्रेंड्स की जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव है। जो 23.5 डिग्री का झुकी हुई है, इसी के कारण जो दिन रात होता है वो बराबर कभी भी नहीं होता है। वैसे माना जाता है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात लगभग बराबर होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट दिन रात का समय बराबर नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला दिया गया है, जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। मतलब ये कि जब सूर्योदय होता है तो जैसे ही पृथ्वी का धरातल जो है वो जैसे ही ऊष्मा का स्रोत पाती है, वैसे ही क्या होता है कि जो ऊष्मा प्राप्त करती है, वैसे जो पृथ्वी के धरातल पर कोहरा छाया रहता है धूप के ऊष्मा के कारण, वो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक ऊष्मा काल को कोहरा उत्पन्न होता है। मतलब जब शीतपन उत्पन्न होता है रात के समय कोहरे की उत्पत्ति होती है। ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर नंबर होगा सी, 1 और दोनों सही है। मतलब जो दोनों कथन दिए गए हैं दोनों के दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? सामान्यतः इसमें परतदार चट्टानों में कौन सा पाया? तो परतदार चट्टान कौन सी होती है फ्रेंड्स? तो परतदार चट्टान होती है अवसादी। अवसादी चट्टान में क्या पाया जाता है? सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्या फ्रेंड्स? अवसादी चट्टान में सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसमें क्या है? बेसाल्ट है, सेल है, सिलिका, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका, क्योंकि जो परतदार चट्टानें होती हैं वही अवसादी चट्टानें कहलाती हैं और इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? तो इसमें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्व सुलभ, सामान्य सुलभ, दुर्लभ। अगर इसके बाद भी ऑप्शन चौथा दिया होता तो उसमें लिखा होता एकल। क्या फ्रेंड्स? एकल लिखा होता। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मतलब जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो कर्क रेखा है फ्रेंड्स, क्या है? जो कर्क रेखा है वो कहां से होकर नहीं गुजरी है? तो आपको पता है फ्रेंड्स की जो भारत है अपना, वो भारत से कर्क रेखा जो है वो 3 राज्यों से होकर गुजरी है। तो कर्क रेखा यहीं से गई है, ऐसे ठीक गई है कि थोड़ा से मैप ऊंचे ऊपर नीचे बन गया है, इसलिए लाइन तिरछी हो गई, अन्यथा सीधी रहती है। तो यहाँ पर पहला राज्य गुजरात है, उसके बाद यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पर क्या है? एमपी है, उसके बाद
छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। और मिजोरम के ऊपर कौन सा है? मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। तो आप देख रहे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ऑप्शन नंबर सी है क्या? मणिपुर, जो कि मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसमें पूछा था कि कौन राज्य नहीं गुजरेगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रावेन उत्पन्न होता है, तो ग्रावेन उत्पन्न होता है भ्रंशन से। किससे होता है फ्रेंड्स? भ्रंशन से होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। महाद्वीपीय विस्थापन, ये मैं पढ़ा भी चुका हूं। तो अगला क्या है प्रश्न? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये प्रश्न है। और प्रश्न में पहला दिया गया है, महाद्वीपीय तटों को भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? अगर आप देखेंगे तो ये है दक्षिणी अमेरिका है, और इधर आप देखेंगे तो क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है फ्रेंड्स? ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप को अगर इसके अंदर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला स्थान यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला स्थान यहाँ पर आ जाएगा, एक तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी एकरूपता दिखाई दे रही है, और ये तट की विशेषता इस तट पर दिखाई देती है, इसलिए इसे सही माना जाएगा। दूसरा है, दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधित नई खोजें हो रही है, ये भी सही है। तीसरा है, पूरा चुंबकत्व तो संबंधित अध्ययन, ये भी सही है। सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण, ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि इसका चारों ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 एवं 4, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। प्लेसर किसे कहते हैं? जब बालू के साथ धात्विक खनिजों के कण पाए जाते हैं। क्या? जब बालू के साथ धात्विक कण पाए जाते हैं, धात्विक खनिजों के कण पाए जाते हैं, तो उसी को प्लेसर कहा जाता है। और प्लेसर कहाँ? मतलब कि जहां पर बालू पाए जाएंगे वहीं पर इसका निक्षेप होंगे। तो निक्षेप कहाँ होंगे? देखिए ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जड़ोल, पंखों तथा घाटी। तो मतलब नदी जहां से उतरती है पहाड़ी इलाकों में, वहां पर जड़ोल पंखों का निर्माण होता है मिट्टियों के द्वारा, कंकड़ पत्थरों के द्वारा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन है डेल्टा एवं लोयस। तो आपको पता है लोयस का मैदान कहाँ है? चाइना और रूस के बीच में है। चाइना के ऊपर, रूस के नीचे, बीच में एक देश है मंगोलिया। मंगोलिया में क्या? लोयस का मैदान पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डेल्टा एवं लोयस पर। तो ये 16 का भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस के ग्रामीण अधिवास को कहते हैं। मतलब कि जो रूस के ग्रामीण लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गांव कहते हैं, कृषि गृह कहते हैं, सो खोज कहते हैं, निवास गृह। यहाँ पर सो खोज नहीं होगा, बल्कि कोल खोज होगा। क्या होगा? कोल खोज होगा, खोज होगा। तो इसका आंसर भी यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कोल खोज या सो खोज, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से अभिप्राय है, मतलब हरित क्रांति से अभिप्राय है हरी खाद का प्रयोग करने से, अधिक फसल उगाना, या उच्च उत्पाद वैरायटी प्रयोग, या हरित वनस्पति है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। जैसे संकर बीज वगैरह का जो विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है, क्या उससे हरित क्रांति में लाभ ही तो होगा ना। अधिक उत्पादन होगा तो उससे बढ़त मिलेगी। तो अगला ऑप्शन है, दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। देखिए ऑप्शन दिया गया है रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत और अपलेशियन पर्वत। ये चारों के चारों पर्वत कैसे हैं? मोड़दार। मोड़दार पर्वत कैसे होते हैं? जो मुड़ा हुआ पर्वत का निर्माण होता है। ये कैसे होता है? जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के, दो प्लेटें टकराती हैं आमने सामने, दोनों प्लेटें टकरा कर ऊपर उठ जाती हैं, तो इसी से मोड़दार या बलित पर्वत का निर्माण होता है। तो इसी को पूछ रहा है, दक्षिणी अमेरिका में कौन पर्वत है? तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है, और रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। तो इस तरह से आंसर आपका भी हो जाएगा एंडीज पर्वत। अगला प्रश्न देखिएगा, काल बस्ती किससे संबंधित है?
तो क्राल बस्ती जो है ये मसाई प्रजाति है, ये भी प्रजाति ही है। कौन सी? मसाई। ये जनसंख्या भूगोल से प्रश्न पूछा गया है। तो क्राल बस्ती जो है वो मसाई से संबंधित है। मसाई एक तरह की क्या है? प्रजाति है, जो मैं जैसे अभी मैंने बताया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में समानता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया गया है उष्णकटिबंधीय उष्ण प्रदेश, दूसरा दिया गया है ध्रुव प्रदेश, तीसरा शीतोष्ण प्रदेश, चौथा समुद्री प्रदेश। तो देखिए जैव विविधता जो होती है वो जैव विविधता वैसे अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में यानी पूरे पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता समुद्रों में पाई जाती है, ये आप तो पता है। तो इसका ऑप्शन तो समुद्र प्रदेश होना चाहिए। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो विषुवत रेखा के आसपास जो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी सर्वाधिक दूसरे नंबर पर जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि किस प्रदेश में जैव विविधता में समानता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है। तो इसको आप प्रश्न नंबर 21 को आप बोला कर रख दीजिएगा। आयोग जो मानेगा उसी को आप सही मानेगा, ये अपने आप किस्मत पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको स्पष्ट नहीं किया है। इसमें उष्ण प्रदेश भी आंसर हो सकता है और समुद्री प्रदेश भी आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो इसका देखिए थाईलैंड है, थाईलैंड में सर्वाधिक प्रमुख उत्पादन पूछ रहा है, ना कि वैसे तो ब्राजील में भी रबर का उत्पादन होता है, लेकिन प्रमुख रबर का केंद्र जो है उसका पूछ रहा है। तो थाईलैंड में सर्वाधिक होता है, इंडोनेशिया में भी होता है, मलेशिया में भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्राजील प्रमुख उत्पादक नहीं है किसका? रबर का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न है प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? डार्विन का अवतरण सिद्धांत ये तो सही है, डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत नहीं है, यही सही हो जाएगा। डेविड का अपवर्तन, क्योंकि सिद्धांत कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाई मुंडी है, यहीं पर स्थित है। कौन सा? अनाई मुंडी या अन्नामलाई इसी को कहते हैं। तो कौन से? अनाई मुंडी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। कहाँ पर? महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित निर्मित है या बना हुआ है। कहाँ? महानदी पे। अगला प्रश्न देखिएगा, सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। तो जेबी एरी जो है वो नहर सिद्धांत दिए थे। कौन से? जेबी एरी जो है वो नहर सिद्धांत दिए थे। और अगला आप देख लीजिएगा, न्यूटन जो है वो संतुलन सिद्धांत दिए थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मतलब कि जेबी एरी ने नहर सिद्धांत दिए थे और न्यूटन महोदय ने संतुलन सिद्धांत दिए थे, और डब्ल्यू हेवेल ने प्रगामी तरंग सिद्धांत दिए थे, आर के हैरिस ने स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिए थे। अगला प्रश्न है थानवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा BBR। इसका आंसर क्या हो जाएगा? BBR। अगला प्रश्न है भूगोल को मानव परिस्थिति विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोज। कौन सा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बैरोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में लिखे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सबसे ज्यादा चाइना में होता है, उसके बाद भारत में, इंडोनेशिया में, उसके बाद वियतनाम दिया ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 29 का। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? सामुद्रिक वर्षा वन प्रवाल को कहा जाता है। किसे फ्रेंड्स? सामुद्रिक वर्षा वन किसको कहा जाता है? तो प्रवाल को कहा जाता है। तो इस तरह से अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है हिमालय के किस भाग में
हम करेवा निर्माण को पाते हैं? हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। कहाँ पर? कश्मीर। पहले कहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी कश्मीर हिमालय हो जाएगा। इसका आंसर कश्मीर हिमालय हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? युर्त जो है वो किस प्रजाति का घर है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खिरगीज का घर है। ठीक। अगर इसमें पूछा होता एस्किमो का, किसका? अगर एस्किमो का पूछा होता तो एस्किमो कहाँ की प्रजाति है? तो उत्तरी कनाडा में पाई जाती है। और इनका घर किसका बना होता है? तो इनका घर बर्फ का बना होता है। किसका फ्रेंड? बर्फ का घर बना होता है। और इनके बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है। तो इस तरह से इनका क्या हो जाता है? इग्लू हो जाता है। एस्किमो प्रजाति बर्फ का घर होता है, इग्लू होता है। इनकी गाड़ी होती है। ये लोग किसका? सील मछली का शिकार करते हैं। हार्पून नामक हथियार बनाते हैं। उसी हथियार से सील मछली का शिकार करते हैं और मछली को खा भी लेते हैं। उसके खाल और हड्डी से कयाक नामक नाव का निर्माण करते हैं। किसका? कयाक नामक नाव का निर्माण करते हैं। तो ये है एस्किमो प्रजाति के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे डिटेल कर दिया। अगला है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र के रत्नागिरी, कहाँ पर? महाराष्ट्र के रत्नागिरी वगैरह पर पाई जाती है। रत्नागिरी और करेवा वगैरह में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला है, हेक्टोपास्कल मापने की इकाई है। तो हेक्टोपास्कल जो है वो उससे क्या मापा जाता है? तो वायु दाब मापा जाता है। क्या? वायु दाब मापा जाता है। इसकी एक इकाई है, एक यूनिट है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य जो यहाँ पर बना हुआ था, ये ऐसे ठीक, तो ये कौन सा है? गुजरात है। तो गुजरात आंसर इसका सही हो जाएगा कपास उत्पादन में। अगला है, लेनिनग्राड पत्तन स्थित है। कौन सा? लेनिनग्राड पत्तन स्थित है। तो यह बड़ा सा जो देश है पूरा का, वो कौन सा है? रूस है। तो रूस में है लेनिनग्राड पत्तन। क्या है? तो ये भी बंदरगाह है। पत्तन को ही बंदरगाह कहा जाता है ना। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना। ये सही है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, ये भी सही है। और संसाधनों का विकास करना। अगर आप लोग उपयुक्त सभी मारेंगे तब तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें संसाधनों का विकास करना लिखा है, ये सही नहीं है। तो इसका सबसे सही सटीक आंसर होगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे आप, तभी संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन देशों का सही अवरोही क्रम है। मतलब सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उससे कम कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा होता है कहाँ पर फ्रेंड्स? मैग्नीज उत्पादन की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा होता है दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा? दक्षिण अफ्रीका में होता है। उसके बाद चीन में होता है, दक्षिण अफ्रीका में होता है, उसके बाद चीन में होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होता है। इस तरह से, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए में तो दिया है, लेकिन चीन बाद में दे दिया है और ऑप्शन कोई मिल भी नहीं रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका भी आप कंफ्यूजन में रख लीजिएगा 38 नंबर, क्योंकि इसका सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका वैसे ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो इसलिए इसको आप मिला लीजिएगा जब आंसर की आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भूमध्य रेखा पर एक देशांतर की दूरी है। इसको मैं परसों ही पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखा की ये पृथ्वी है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा है और ये क्या है? देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो इसी देशांतर रेखा की दूरी पूछ रहा है कि एक देशांतर पर कितनी दूरी है। तो मैंने आपको बताया था 111.33 किलोमीटर इसका आंसर होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर में ए में दिया है 111.32 किलोमीटर। तो यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्राकृत का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को किसने कहा था? तो डी प्लास कह रहे हैं। डी प्लास महोदय कहे थे कि जो प्राकृत है ना, ये गुलाम है, मनुष्य मालिक है। यानी मनुष्य मालिक है, प्राकृत गुलाम है, मनुष्य इस पर विजय प्राप्त कर सकता है, अतः मनुष्य जैसे चाहे वैसे प्राकृत को रखे। लेकिन वहीं पर इसके विपरीत रेंटजल महोदय थे। रेंटजल महोदय ने कहा नहीं, प्राकृत मालिक है बल्कि मनुष्य गुलाम है। कौन? प्राकृत मालिक है, मनुष्य गुलाम है, अतः प्राकृत जैसे चाहेगा वैसे मानव को रखेगा। तो उधर रेंटजल महोदय इस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन इधर डी ब्लास महोदय कहते हैं कि नहीं, मनुष्य जैसे चाहेगा वैसे प्राकृत को रखेगा। फिर एक संभावना नवनियतवाद आए थे, नवनियतवाद आए थे ग्रिफिथ टेलर महोदय। उन्होंने कहा नहीं, प्राकृत और मनुष्य के बीच मालिक और गुलाम का संबंध नहीं होना चाहिए, बल्कि मित्रवत संबंध होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रकृति के साथ आप छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति भी आपके साथ छेड़खानी करेगा। कोरोना वायरस इसका उदाहरण देख सकते हैं। प्रकृति के साथ आप लोगों ने छेड़खानी जैसे किया चाइना वालों ने, और उसके बदले में क्या आया? कोरोना वायरस आया, और कोरोना वायरस से पूरी दुनिया बेहाल है। सभी परेशान हैं, सभी एग्जाम टल रहे हैं, सभी कॉलेज स्कूल बंद हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है? तो ये प्राकृत का कारण ही है ना। तो इस तरह से इसका डी ब्लास आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा उड़ीसा गौरीपुर, यही वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सही नहीं है। तो मिलान सही नहीं है, तो उड़ीसा गौरीपुर मिलान सही नहीं है। अगला प्रश्न है, तापी संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो तापी संकुलन सिद्धांत दिए थे जयफ्रीज द्वारा। किसके द्वारा? जयफ्रीज महोदय ने तापी संकुचन सिद्धांत दिए थे। अगला प्रश्न है, एटलेसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया था? तो इन्होंने 1932 या 36 शायद है, तो उन्होंने 13 क्षेत्रों में विभाजित किया था, तो एटलेसी महोदय ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना कहते हैं? तो संपन्नता का झरना कोयला को कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड्स? संपन्नता को झरना कोयला को कहा जाता है। संपन्नता का झरना कोयला को कहा जाता है, क्योंकि कोयला ही एक आधार होता है, इसी के आधार पर कोई भी औद्योगिक कार्य किया जाता है। तो अब तो सौर ऊर्जा वगैरह आ गया है, नहीं पहले सबसे प्रमुख माना जाता था कोयला, और कोयला ही इसका आंसर होगा। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थित है, मतलब कि शिव समुद्रम जो है जल विद्युत उत्पाद है वो कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, कथन कारण में है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। ये बात बिल्कुल सही है। जो न्यू इंग्लैंड है, यहाँ पर औद्योगिक बहुत ही अच्छा माना जाता है। और कारण में दिया भी है, औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित हुई है। ये बात दोनों की दोनों सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ए आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, व्याख्या वाला प्रश्न ऐसे ही किया जाता है, जैसे न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। अब इसके परिपेक्ष में अच्छा अब देखिए यहीं पर लगा दीजिए, क्योंकि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। अगर आप क्योंकि लगा देंगे तो कथन और कारण आप स्पष्ट कर लेंगे कि कारण आखिर उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं। जब क्योंकि की बात आप पढ़ रहे हैं, औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है और ये बात सही है, तो इसका ये आशय यह है कि जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। तो आप 2017 में देखेंगे डोकलाम क्या विवाद चल रहा था, और यह विवाद कहीं और नहीं है बल्कि अपने पड़ोसी में है। कहाँ था? सिक्किम राज्य के बगल, मतलब कि भारत हो गया, भारत के उत्तर में कौन है? चाइना है, और बगल में भूटान है। तो सिक्किम के जस्ट बगल क्या? भूटान देश है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, भारत, चाइना और भूटान।
अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? ये भी जनसंख्या भूगोल का प्रश्न है। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये सड़क है, ये क्या है, सड़क है या नदी है या नहर है, इसके इस साइड भी बस्ती बनी हुई है, इस साइड भी बस्ती बनी हुई है, एक क्रम से बस्ती बनी हुई है, इसी को कहा जाता है रेखाकार बस्ती। क्या? रेखाकार बस्ती। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? मतलब जो कोरियालिस बल है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कौन सही है। यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है। सत्य बात है, पृथ्वी के जो घूर्णन कर रहे हैं उसी से उत्पन्न होता है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, ये बात भी सही है, दोनों ध्रुवों पर सर्वाधिक कोरियोलिस बल होता है। तीसरा ऑप्शन है, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है, यह वायु गति के समानुपातिक नहीं हो सकता। मतलब कि जैसे पृथ्वी का घूर्णन इधर हो रहा है कोरियोलिस बल, और वायु इधर से आ रही थी, इसके समानुपाती नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा आंसर। अब अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? सुम्मिलित करने वाला आएगा, देखा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कांगो बेसिन, यानी ब्राजील वाले क्षेत्र में कांगो बेसिन है ना, तो कांगो बेसिन में उष्णकटिबंधीय ही पाया जाता है वन। कोणधारी वन उत्तरी कनाडा में पाया जाता है, ये भी सही है। भूमध्य सागरी वन कैलिफोर्निया में, मतलब कि भूमध्य सागर की ओर जो पाए जाते हैं उसे क्या भूमध्य सागरी वन कहा जाता है, तो कैलिफोर्निया भी सही है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन दिया है मंगोलिया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मंगोलिया है ही नहीं। अगर आप मंगोलिया का सही राजनीतिक रूप से देखेंगे तो यह चाइना के उत्तरी ओर और रूस के दक्षिणी ओर, मतलब कि बीच में एक बफर देश के रूप में है चाइना और रूस के, और ये सब कहाँ है, उष्णकटिबंधीय के बजाय शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 50 का डी हो जाएगा सही। अगला है, मृत सागर किसके द्वारा निर्मित एक झील है? भ्रंश के द्वारा, जलोढ़ के द्वारा, वलम या क्रेटर? इसका ऑप्शन आपने सही लगा दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए, भ्रंश घाटी से ही मृत सागर का निर्माण हुआ है। मृत सागर भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित एक झील है, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब फिर देखिए है, संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो लाब्राउज है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लूसियन फेब्रे। कौन सा? लूसियन फेब्रे सही माना जाएगा उस हिसाब से, हाँ यही सही माना जाएगा, लूसियन फेब्रे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? मतलब अंतरराष्ट्रीय की रेखा है जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, उसे किस वर्ष निर्धारित किया गया था, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 1884 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा का निर्धारण किया गया था। पीटर्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? पीटर्सबर्ग कहाँ है? तो पीटर्सबर्ग अमेरिका में है, तो इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई? मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि हुई? 10 साल के तुलना किया गया 2001 से 2011 तक, तो सबसे कम वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो सबसे कम वृद्धि जो हुई थी वो नागालैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स? वो नागालैंड में हुई थी। दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए तो कहाँ पे हुई थी? केरल में हुई थी। तो नागालैंड ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना, तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक में एक जलप्रपात पाया जाता है जिसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। इसका नाम भी बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। तो जो महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना का विकास हुआ है तो वहीं पर हुआ है, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। भारत का
भारत का विपुल दुग्ध उत्पादन राज्य है। विपुल का आशय अधिक से है फ्रेंड्स, यही शब्दावली से खेला मेला होता है। विपुल का आशय है अधिक से, किसका? विपुल का आशय है अधिक से, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत का अधिक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। आंसर आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसका विकास कौन सा है? तो कृषि, नगरीकरण से कोई संबंध, भोजन संग्रह, औद्योगिकरण, कृषि नहीं, औद्योगिकरण से पहले कृषि होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। भोजन संग्रह आप सबसे पहले करेंगे, उसके बाद क्या कृषि वाला कार्य करेंगे, और कृषि अच्छे से होने लगेगी तो क्या औद्योगिकरण करेंगे। तो आर्थिक क्रियाकलापों का यही सबसे सही और सबसे अच्छा क्या है? क्रम है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतवामन किसे कहा जाता है? पीतवामन किसे कहा जाता है? तो सूर्य देवता यानी सूर्य ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पीतवामन सूर्य को कहा जाता है। दूसरा जनगणना का प्रश्न है, 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः है वह अंकित किया गया है। तो कौन सा, मतलब कि ये पूछ रहा है प्रश्न कि 2001 से कब से फ्रेंड्स? 2001 से 2011 के बीच, 2001 से 2011 के बीच किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व थी और किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व थी? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में थी और सबसे कम घनत्व जनसंख्या कहाँ पर था? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर था? अरुणाचल प्रदेश में था। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो बिहार में सबसे, देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या तो है, लेकिन बिहार में जितनी, मतलब कि जैसे ये भूमि है, इस भूमि के अनुसार यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है भूमि के, जबकि तो इसी का क्या कहेंगे? घनत्व, जनसंख्या घनत्व कहेंगे ना, मतलब कि भूमि से ज्यादा जब व्यक्ति हो जाएंगे। अब ये नहीं कि भाई 1 बीघा भूमि है तो 1 बीघा से ज्यादा, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन भूमि के आधार पर ही तय किया जाता है जनसंख्या घनत्व। जैसे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, तो इसी को क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। तो बिहार सबसे अधिक था और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टेटमेंट कारण में, कथन और कारण में, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। सही है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, सही बात है। और कारण आर, तो देखिए कारण आर सही है या नहीं सही है, इसको आप देखिए कैसे पढ़ेंगे आप। चाहे जब भी आप प्रश्न करिए, कथन और कारण का केवल आपको एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि आप पढ़िए, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है क्योंकि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। बिल्कुल सही। जो मैनचेस्टर है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, और अहमदाबाद में भी सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसीलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जा रहा है। और कथन में कहा गया अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है क्योंकि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो अहमदाबाद के संबंध में कहा जा रहा है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो आर ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है, मतलब कि कृषि क्रांति से संबंधित कौन सा नहीं है, यही पूछा जा रहा है। तो कौन सा है? एक है श्वेत क्रांति, कौन सा है? श्वेत क्रांति, और दूसरा है नीली क्रांति या नील क्रांति, और तीसरा है पीली क्रांति। कौन सा है?
पीली क्रांति। तो देखिए जो श्वेत क्रांति है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और जो नीली क्रांति है यह मत्स्य यानी मछली से संबंधित है, और जो पीली क्रांति है यह किससे संबंधित है, तिलहन से संबंधित है, तिलहन से संबंधित है। तो जो ये दुग्ध है या मत्स्य है या तिलहन है ये कृषि के अंतर्गत तो ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी के सभी कृषि के अंतर्गत यानी संबंधित हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो श्वेत क्रांति है वह भी कृषि से संबंधित है, जो नीली क्रांति है वह भी कृषि से संबंधित है, जो पीली क्रांति है वह भी कृषि से संबंधित है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो आपको मैं बताया था कि अवसादी जो चट्टान होती है, चट्टान वाले चैप्टर में बताया था कि जो अवसादी चट्टान होती है इसमें जीवाश्म पाई जाती है, जबकि जो ग्रेनाइट यानी आग्नेय चट्टान होती है उसमें क्या जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण होगा उसमें क्या जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। तो जो इसमें ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका 63 का नीचे लिखिए कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रेनाइट सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से भूगोल वाला पोर्शन का जो 63 प्रश्न था वो मैं आप लोगों को व्याख्या सहित सॉल्व करवाया। चारों ऑप्शन का अगर व्याख्या मैं करता तो बहुत ज्यादा समय लग जाता, क्योंकि आप लोगों को यह पेपर मिलाना था न कि पढ़ने के उद्देश्य से। तो इसलिए मैंने आपको आंसर ही ज़्यादा बताने का प्रयास किया। यह क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो आप दोस्तों और साथियों भाइयों को जरूर अपने शेयर कीजिएगा। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद, शुक्रिया।